Oh, God bless. God bless. God bless you. God bless you. God bless you. God bless you, dear. Hello. Hello everyone. A very good morning to all of you. Before we start, I would like to request you all to please stand up and give a huge round of applause to our respected sir Oh, God bless. God for bless his you. God bless you. God bless you. thank you so much sir for your great effort, for your guidance. मैंने आज तक कभी भी कोई ऐसा टीचर नहीं देखा जो कि अपने बच्चों के लिए हर वक्त, आप कभी भी इनको फोन करिए, रात में 11 बजे, दोपहर में, जब सर फ्री रहते हैं वो तुरंत फोन उठाएंगे। अगर फोन उनका नहीं उठता है तो वो तुरंत कॉल बैक करते हैं जैसे ही फ्री होते हैं। और ये सर का एक बच्चों के प्रति एक इनका प्यार है। और इसी वजह से मैंने आज तक, मैं वाजीराम में भी मैंने कोचिंग किया जीएस की, और उसके बाद मैं पहले ही करना चाह रहा था, लेकिन हो सकता है उतना मुझे सौभाग्य उस वक्त प्राप्त नहीं हुआ कि मैं सर के मार्गदर्शन में पहले मैं नहीं आ पाया, तो मेरी कुछ ना कुछ हो सकता है भाग्य में नहीं रहा हो। लेकिन जब से आया हूं, एक बहुत ही मुझे अपनेपन की जो अनुभूति हुई है सर के मार्गदर्शन में, वो आज तक कहीं नहीं हुई। और ये मैं सर को सादर प्रणाम करता हूं। God bless. God bless you, dear. God bless you. God bless you, dear. अच्छा, 4-5 महीने बीत गए, पता ही नहीं चला, एक फैमिली की तरह सब लोग रहे यहाँ पे। और कुछ अप्स एंड डाउन से सब तो चलता रहता है। और सर के बारे में मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि आप लोग को याद हो, जब शायद 20 सितंबर को स्टार्ट हुआ था क्लास, 20 सितंबर को स्टार्ट हुआ था, और उस वक्त सर जिस दौर से गुजर रहे थे वो हमारे आपके लिए बहुत आसान था कहना कि चीजें ऑनलाइन चल रही हैं, ऑफलाइन नहीं चल रही हैं, लेकिन वो सर की अंतरात्मा ही जानती होगी कि वो किस दौर से गुजर रहे थे। पिताजी बीमार थे, हॉस्पिटलाइज थे वो, और उसके बाद पिताजी का जो है स्वर्गवास हो गया। उसके बावजूद जिस तरह से सर दिन रात बच्चों के लिए अवेलेबल रहे, ऑनलाइन क्लासेस चलती रहीं, और जैसे ही फ्री हुए, जैसे ही गवर्नमेंट की परमिशन मिली, इन्होंने ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी। तो इस तरह से करते हुए बहुत ही कम लोगों को आप पाएंगे, वरना पिता का जाना एक लगता है ना, जैसे घर में चौखट पे चाहे पिताजी बस बैठे रहें, कुछ ना करें, कुछ ना करें, वो डांटते रहें, हमें चिल्लाते रहें, सब मंजूर है, लेकिन उनके रहना एक अपने आप में हम लोग को एक बल प्रदान करता है। और किसी के भी पिताजी हो, उनका जाना जो है बहुत मुश्किल होता है, चाहे आप बच्चे हों चाहे आप बड़े हों। और सर भाई, एक पिता के लिए हमेशा एक बच्चा जो है बच्चा ही रहता है। उसके बावजूद सर का इतना सब कुछ करना, ये हमारे और आपके लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। हम लोग को ईश्वर का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि ऐसे टीचर के अंडर में हम लोगों को मौका मिला है। अच्छा, प्रीलिम्स आ रहा है, आधे से ज्यादा लोग जो है यहाँ पे उथल पुथल मची होगी, मैं जान रहा हूं, मैं समझ रहा हूं, मैं 2 बार का प्रीलिम्स फेल हूं, मैं चीज कबूलता हूं। और यहाँ पे बहुत से लोग होंगे जो कि भी जस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ होगा, आए होंगे। तो जो 4-5 महीना बीता पढ़ाई का, भी आगे भी 3 महीना बीतना है। आज टेंशन फ्री रहिए 2 घंटे, आज सर भी आराम से बैठेंगे, आज जो बोलने का काम है वो हम करेंगे, और बाकी यहाँ पे जो हमारे साथ के बैठे हुए लोग हैं वो करेंगे। अच्छा, आप में से अगर कोई भी सर के सम्मान में 2 शब्द कुछ कहना चाहता हो तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे मेरी मोनोपोली नहीं है अकेले, किसी को भी आप लोग, आप माइक ले लीजिए, इधर आना, इधर आ जाइए, ऐसे ऐसे ऐसे। God bless you, dear. God bless you. Please, please. सबसे पहले सबको जय हिंद। मेरा नाम दिग्विजय सिंह यादव है, मैं उत्तर प्रदेश गाजीपुर का रहने वाला हूँ। और मैं जैसा देख सकता हूँ कि सबकी उपस्थिति जो है बहुत कम है। जैसा भैया ने बताया कि 2 बार प्रीलिम्स फेल हैं, तो मैं भी इधर कोई कम नहीं, मैं भी 12वीं फेल हूँ। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि सर, जब मैं दिल्ली यहाँ पे आया था तो मैं मुझे गाइडेंस की बहुत कमी थी। मैं जानता नहीं था किधर जाना है किधर नहीं जाना है। तो मैं मुखर्जी नगर में पहले रहता था। तो फिर सर से मेरी बात हुई, तो सर ने मुझे कहा कि आओ यहाँ पे तुम यहाँ, क्योंकि मुझे सोशलॉजी लेना था, कोई गाइड करने वाला नहीं था। तो सर जब सब यहाँ पे बुलाए, थोड़ा मैं घबरा रहा हूँ, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि ठीक है ना। तो यहाँ पे आया, सर नहीं थे, क्योंकि फिर मैं जब इनके पास, सर के पास टाइम तो नहीं था वैसे सर, तो मैंने फ़ोन किया सर को। तो हमको लग रहा है
11 या 12 बजे करीब था, तो मैं 2-3 दिन यहाँ पे आके चला गया था। तो सर वहाँ पे था कि सर का मैंने देखा कि जितने भी बच्चे हैं सबको एक प्रकार से देखते हैं सर, कि न कि ये बच्चा ये अच्छा है तो इसको अलग देखें, ये बच्चा ऐसा है तो इसको अलग देखें, सबको एक भाव से वो देखते हैं। तो इनके लिए सर को मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा यार। कितना क्या बोलूँ यार, मैं अगर नहीं बोल सकता हूँ तो मैं क्या ही बोलूँ, नहीं बोल। तुम वही दिग्विजय हो जो फोन करके ज्ञान दिया रात में? हाँ। अच्छा। क्योंकि अच्छा, मैं कुछ लिखा हूँ। मतलब ये क्लास अटेंड करने के पहले 2-3 महीने पहले से यू आर कॉलिंग, राइट? हाँ। ओके। मैं कुछ लिखा हूँ यार। ये मैं कभी स्पीच नहीं दिया हूँ यार, इसीलिए थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, ठीक है। क्योंकि जो दिल में बोल देते हैं यार, खटकता नहीं है, जो है वो सामने, जो यहाँ पे वो यहाँ पे है। हाँ, ठीक है। कल जब मैं लिखा हूँ, आप लोग सुनिएगा कि कल जब उठकर काम पर जा रहा था तो अचानक लगा कि कोई रोक लेगा मुझे। कल उठकर जब काम पर जा रहा था तो अचानक लगा कि कोई रोक लेगा मुझे और कहेगा खड़े खड़े दूध मत पी, हजम नहीं होगा, 2 घड़ी सांस तो ले ले। अरे इतनी ठंड है, कोट भूल गया क्या, इसे भी अपने पास ले ले। क्योंकि माँ के ऊपर मैंने लिखा है ये। ठीक, सब लोग आजकल वही GF का आजकल काम है, तो ये हमने सोचा माँ के ऊपर लिखें। ठीक है, जब GF छोड़ के जाता है तो माँ ही काम आती है, तो इसीलिए माँ पे मैंने कुछ लिखा है। अगर आपको अच्छा लगेगा तो एक, ठीक। ताली बजती रहे। कल उठकर जब काम पर जा रहा था तो अचानक लगा कि कोई रोक लेगा मुझे और कहेगा खड़े खड़े दूध मत पी, हजम नहीं होगा, 2 घड़ी सांस तो ले ले। अरे इतनी ठंड है, कोट भूल गया क्या, इसे भी अपनी पास ले ले। मन में सोचा कि माँ रसोई से बोली होगी, मन में सोचा कि माँ रसोई से बोली होंगी, जिसके हाथों में सना आटा होगा। अरे पलट के देखा तो क्या मालूम था कि वहाँ सिर्फ सन्नाटा होगा। और पलट के देखा तो क्या देखा कि वहां सिर्फ सन्नाटा होगा। अरे अरे अब तो हवाएं ही तो बात करती हैं मुझसे, अरे अब तो हवाएं ही तो बात करती हैं मुझसे। लगता है जब जाऊंगा किसी खास काम से तो कोई कहेगा बेटा दही शक्कर खा ले। और जैसा हम लोग घर पे जाते हैं, कहीं बाहर निकलते हैं तो माँ बोलती है ना कि अरे बेटा ये खा ले वो खा ले, थोड़ा उसका अब क्या ही बताएं, आप लोग तो समझते होंगे। ठीक। अरे अब तो हवाएं ही तो बात करती हैं मुझसे। लगता है जब जाऊंगा किसी खास काम से तो कोई कहेगा बेटा दही शक्कर खा ले, अच्छा सगुन होता है। पर मन इसी बात के लिए तो रोता है कि सब कुछ है माँ, और जिस आज़ादी के लिए हम लोग कहते हैं कि मैं आज़ाद होना चाहता हूँ, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। बचपन में होता है ना कि अरे माँ मुझे छोड़ दे, मैं जाना चाहता हूँ, बोलते हैं हम लोग, हमेशा कहते हैं। तो वही बात यहाँ पे है कि कहाँ गया, भूल गया क्या। जिस आज़ादी के लिए मैं तुमसे सारी उम्र लड़ता रहा, वो सारी आज़ादी मेरे पास है, फिर भी ना जाने क्यों मेरी दिल की हर एक धड़कन उदास है। और कहता था ना कि मैं वही करूँगा जो मेरे जी में आएगा, और आज वही सब कुछ करता आया हूँ। बात ये नहीं है कि कोई रोकने वाला नहीं है, बल्कि बात इतनी सी है ना कि सब कभी देर से उठूँ ना, सुबह में अगर हम लोग देर से उठते हैं, यहाँ पे अगर हम लोग बच्चे तो माँ से यहाँ पे दूर ही है, पहली बात की यहाँ पे तो मम्मी है नहीं, तो वही बात है यहाँ पे कि अगर कभी देर से सुबह उठूँ ना तो कोई टोकने वाला नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। और सुबह देर से उठूँ ना तो कोई टोकने वाला नहीं है, और रात देर से लौटूं तो कौन टोकेगा भला, और दोस्तों के साथ घूमने पर उलाहने कौन देगा, मेरे वो तमाम झूठे सारे बहाने कौन देगा। कौन कहेगा कि इस उम्र में क्यों परेशान करता है, हाय राम ये विकास मुझे क्यों नहीं सुधरता है। कैसे पैसे कहाँ खर्च हो जाते हैं तेरे, क्यों नहीं बताता, और सारा दिन ये विकास मुझे सताता रहता है। सॉरी सर। yes. सर ये आपकी तरफ से बोल रहा हूँ। I was notorious kid actually, right? ऐसा बुरा मत And that's why I मानिएगा। spent most of the time in hostel, right? Yes.
और सुबह देर से उठूं तो कोई टोकने वाला नहीं है, और रात को देर लौटूं तो कौन टोकेगा भला, और दोस्तों के साथ घूमने पर उल्हाने कौन देगा, मेरे वो तमाम झूठे सारे बहाने कौन देगा, कौन कहेगा कि उस उम्र में क्यों परेशान करता है, हाय राम ये विकास क्यों नहीं सुधरता है, पैसे कहाँ खर्च हो जाते हैं तेरे क्यों नहीं बताता है, और सारा दिन ये विकास मुझे क्यों सताता है, और रात को तू देर से क्यों आता है। सर कोचिंग में तो रहते ही हैं, अब क्या पता कि क्या कर रहे हैं, तो ये बता रहे हैं कि रात और रात को तू देर से क्यों आता है, और खाना सुनिए सुनिए अगली पंक्ति सुनिए भाई कि और खाना गर्म कर जागती रहूं, और खिलाने को तेरे पीछे भागती रहूं, बहाती रहूं आंसू तेरे लिए, कभी कुछ सोचा है मेरे लिए, खैर मेरा तो क्या होना है क्या हुआ है क्या होगा, खैर मेरा तो क्या होना है क्या हुआ है, और तू खुश रह लेना यही दुआ है। क्योंकि माँ हमेशा दुआ करती रहती है ना, तो वही बोलती है कि मेरा क्या होना है क्या हुआ है क्या होगा, वो अपने बारे में नहीं तब पर भी अपने बच्चों के बारे में सोचती हैं। तो और तमाम ही खुशियां, गम ये नहीं है कि अब कोई खुशियां बांटने वाला होता, पर कोई तो होता जो गलतियों पे डांटने वाला होता। गुड गुड। और जब हम लोग यहाँ पे प्रिपरेशन के दौरान होता है कि कभी सर दर्द करता है यार, तो स्ट्रेस में तो रहते ही हैं हम, पिछले 2 दिन से चल रहे हैं, हम क्या ही बताएं, तो सर को याद कर लेते हैं। तो फिर घर पे होते हैं तो माँ बाम लगा देती है, सर पे दर्द होता है सर दबा देती हैं, तो वही कुछ लिखे हैं कि और माँ तू होती ना तो हाथ फेरती सर पे और बाम लगाती, और आवाजें दे के सुबह उठाती, क्योंकि हम लोग सुबह क्या है कि रात को या सफर चलता है तो फिर सुबह जल्दी से उठने को तो मन ही नहीं करता है, तो माँ रहती तो 2 गाली पड़ता उठ जाते तुरंत तो एक सेकंड, माँ तू होती ना तो हाथ फेरती सर पे और बाम लगाती, और आवाजें देख के सुबह उठाती, दिवाली पे टीका लगा के रुपए देती, और कहती बड़ों के पांव छूना आशीर्वाद मिलेगा, अगला कपड़ा अगली दिवाली को सिलेगा। ये सब जो भाई थोड़ा सा लोअर मिडिल क्लास के, माफ करना मैं नहीं कहना चाहूँगा कि जो हम लोग को क्या है कि कपड़ा त्योहार पे मिला करते हैं, यही मैं लिखा हूँ कि और आवाजें दे के सुबह उठाती, दिवाली पे टीका लगा के रुपए देती, और कहती बड़ों के पांव छूना आशीर्वाद मिलेगा, अगला कपड़ा अगली दिवाली को सिलेगा, और बहन को सताया तू चाटे भी मारती, और बीमार पड़ जाता तो रो रो कर नजरें भी उतारती, और परीक्षा से ही आते खाना भी खिलाती, और पापा की डांट का डर भी दिखाती, और इसे नौकरी मिल जाए तरक्की करे दुआओं में अपना हाथ भी उठाती, और तरक्की के लिए तू घर छोड़ देगा, और दरवाजे के पीछे छुपके तू आंसू भी बहाती। और ये लास्ट लाइन है सुनिएगा कि और आज सब कुछ है माँ, पर एक बात बोलूं माँ, तेरी याद मुझे बहुत आती है। धन्यवाद। आप किसको बुलाया जाए? पीछे से हमें कुछ लोग नजर आ रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग आज जानबूझ के भी एकदम पीछे बैठे हुए हैं। हाँ, आप पीछे ज्यादा देख रहे हैं, आप आइए। हाँ, तो सबसे पहले तो मैं सर को थैंक यू बोलना चाहूँगा सर के एफर्ट्स के लिए। और भाई ने बिल्कुल ठीक कहा था कि कभी भी सर को कॉल करो या कुछ भी करो, आपके डाउट्स क्लियर हमेशा होंगे। आज का दिन मेरे लिए खासकर इमोशनल भी है और स्पेशल भी है, क्योंकि मेरे लिए मेरी लाइफ का फर्स्ट फेयरवेल है। और God bless you. Get a good farewell there at LBS. थैंक यू सर। You all get good farewell, right? Abhi I was invited in farewell there because that course is about to complete. तो अभी इस सैटरडे मैं वहीं था देहरादून में, तो कुछ स्टूडेंट से बात हुई, तो आई विश यू ऑल द बेस्ट दैट in coming years you do be part of that farewell at Labasna, right? God bless you all. तो जैसे कि हमारे भाई ने बोला था कि सर के फादर एक्सपायर हुए थे, और सर ने उस दौरान भी हमें पढ़ाना स्टॉप नहीं किया था, हम किसी न किसी मीडियम के थ्रू सर से पढ़ते रहे थे। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ था। मेरी फेयरवेल के दिन ही क्लास 12th में मेरी मदर एक्सपायर हो गई थी। तो उस फेज़ को सर शायद मैं रिलेट कर सकता हूँ कि बोर्ड्स के 1 मंथ पहले अपने किसी खास का गुजर जाना, और फिर भी अपने एफर्ट्स को आप कंटिन्यू करते रहें, ताकि
क्योंकि लाइफ किसी के लिए नहीं रुकती है, लाइफ हमेशा चलती रहेगी और हमें शायद उसके साथ आगे बढ़ते रहना ही है। तो प्रिपरेशन के दौरान हम सभी की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं और मोटिवेशन ढूंढने के लिए हम कुछ ना कुछ, कोई लिखता है, कोई वीडियो सुनता है, तो थोड़ी सी मैंने लाइनें लिखने की कोशिश करी है, वो मैं आप लोगों के सामने बोलना चाहूँगा। इन शब्दों में एक ठहराव है, परिपक्वता का यह सबब है, अजमाइशों का भंडार है और गलतियां बेहिसाब हैं। घाव के निशान हैं क्योंकि ठोकरें अपार हैं, अपनों का अभाव है पर मन आज ये शांत है। भूत की यह सीख है, भविष्य से ना कोई मांग है, काल के रथ पर सवार स्वाभिमान है। मुख पर एक तेज है और होठों पर मुस्कान है, पर मन में दबाए फिरे कुछ अनकहे सवाल हैं। एड़ियों में दरार है पर सामंजस्य का भाव है, यूं ही नहीं हम इस पथ पर सवार हैं। थैंक यू। तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा और बस सर की ब्लेसिंग्स लूँगा कि इस अटेम्प्ट में ना सही तो किसी ना किसी अटेम्प्ट में तो लिस्ट में पहुंचे ही। थैंक यू सर। अच्छा, अब मैं एक गेम जो है आप लोग के साथ खेलना चाहूँगा। यहाँ पे जिंदगी भी खेल रही है तो हम भी खेलेंगे। मैं आप में से किसी को भी एक को उठा सकता हूँ यहाँ पे, और आपको यहाँ पे आकर के मैं एक छोटा सा कोई भी टॉपिक दूंगा, उस पर बोलना है। इस पे ये मार्क्स और जो है ये सब डरकीम उर्कीम कुछ नहीं, अपने मन से जो भी हो ऐसे नॉर्मल ही रहेंगे। नहीं कुछ सोशियोलॉजी और जीएस वीएस नहीं, हमें भी नहीं आता तो हम कहाँ से दे तुम्हें। तो हम किसी को भी उठा सकते हैं। तो कहाँ से शुरुआत करें? खुद कोई आना चाहता है तो आ जाए, नहीं तो फिर हमारे पास तरीका बुलाने का। भाई आप आइए। यस। दोस्ती क्या है आपकी नजर में? दोस्ती जब भी आप डिप्रेशन में हो, जो आपको 1 मिनट के अंदर हाई अप कर दे। गुड। जो आपके आंसू के और पानी के बीच में डिफरेंस कर दे। थैंक यू सो मच। भाई के लिए तालियां जो है बजती रहनी चाहिए। हाँ साहब आइए। अरे ऐसे कैसे, ऐसे कैसे? ये जनता की डिमांड है। आइए। आपको बोलना है शादी पर। इसीलिए हमने दिया। हाँ वो तो है ही। लड्डू भाई ऐसा ही है, जो खाए वो पछता है, जो ना खाए वो पछता है। लेकिन जितना हमारा मतलब हरियाणा से जब तक भाई गवर्नमेंट जॉब नहीं होती तब तक इंसान को आवारा ही रहता है। शादी की सोच भी नहीं सकता, बस इतना ही कहना चाहता हूँ। आप किसको बुलाया जाए? पीछे से हमें कुछ लोग नजर आ रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग आज जानबूझ के भी एकदम पीछे बैठे हुए हैं। हाँ, आप पीछे ज्यादा देख रहे हैं, आप आइए। हाँ, गॉड ब्लेस डियर। धन्यवाद शुक्ला जी और ये अवसर देने के लिए। वरना मुझे लग रहा था कि आज जिस तरीके से वक्ता बोल रहे हैं और जिस तरीके से हमारे प्रिय ऋषभ जी माहौल बांधे हुए थे, मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि हम सब सुनने के लिए जो बहुत ही अधीर हो रहे थे उनको। तो सर्वप्रथम सर आपके श्री चरणों में मेरा सादर प्रणाम, और बाकी जो मैम यहाँ पर और सारे लोग हैं, जो पूरी मैनेजमेंट टीम है जिन्होंने हमें कोऑपरेट किया। क्योंकि इस बात को कहने में मैं बिल्कुल परहेज नहीं करूँगा कि अभी तक जो हमारी जर्नी रही है 5 महीनों में, वो सर से थोड़ी कम रही है, क्योंकि गलती हमारी तरफ से है, पर मैनेजमेंट से ज़्यादा रही है। क्योंकि
ऐसी मैनेजमेंट जिन्होंने मतलब लगातार आपको कॉल करना, हर मैसेज पे तुरंत रिप्लाई करना। मैं अभी परसों का वाकया बता रहा हूँ, गलती से फ़ोन चला गया था मेरा मतलब, और उसके बाद मुझे फ़ोन तुरंत सुबह होते ही सुबह फ़ोन आ गया कि क्या बात है। तो इससे ये पता चलता है कि मैनेजमेंट यहाँ पर आपको सिर्फ एज ए स्टूडेंट या वो नहीं देखती है, आपको यहाँ पर एज ए गार्जियन भी देखती है। क्योंकि मैं पहले दिन जब आया था, जब मैं पहले दिन आया था तो मुझसे रूपिका मैम यहाँ पर और सुनील सर मिले थे। तो आर के भाई ने बहुत सारे राज खोल दिए सुनील सर के, लेकिन रूपिका मैम ने मुझसे ये बात बोला था कि मैं जो है वो आप लोग जो यहाँ पर हैं गार्जियन की तरह मतलब है, और मैनेजमेंट पूरा हमेशा गार्जियन की तरह ही आपको देखेगी। तो उन्होंने उसके लिए किया, मौका नहीं मिलता दोबारा, इसलिए सबके बिहाफ पर मैंने मैनेजमेंट को थैंक्स किया सबसे पहले। दूसरी बात, अभी मैं फिर से वही कहूँगा कि सितंबर का ही मैं आया हूँ, ग्रेजुएट हूँ बहुत ही जल्दी से, और इसलिए सर से ज़्यादा इंटरेक्शन हो नहीं पाए क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करने में ही हम लोग लगे हुए हैं। और फेयरवेल जैसा कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में तो नहीं है, क्योंकि सर से जो रिश्ता बन गया या आप लोगों से जो रिश्ता बन गया उसका कभी फेयरवेल नहीं होने वाला है। लाइफ जब एक बार मौका देगी जाने का, तभी एक साथ सबका फेयरवेल होगा। तो उन बिलीव्स को तो छोड़ते हैं। बाकी मुझे पता है कि टाइम कम है, दो हॉबीज हैं मेरे, एक मैं गाना गाता हूँ, एक मैं पोएट्री लिखता हूँ। तो पोएट्री और अच्छा, मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा थोड़ा करके दोनों कर दूंगा, ठीक है। आर के भाई की जो हालत थी उससे बस एक जो है शेर गालिब की मुझे बहुत पसंद है कि हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो ये अंदाजे गुफ्तगू क्या है, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो ये अंदाजे गुफ्तगू क्या है, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आंख ही से ना टपका तो फिर लहू क्या है। जो मैं अपनी लिखता हूं सिर्फ वो एक सुनाऊंगा, उसके बाद माहौल जैसा भी हो, क्योंकि मैं परहेज कर रहा हूं कि ऐसे कोई भी गीत ना गाया जाए जो कि मतलब थोड़ा सा वैसा हो, पर अगर इजाजत होगी मैनेजमेंट की और लोगों की वो होगी तो मैं जरूर गाऊंगा। एक बस मैं पोएट्री अपनी पढ़ दूं। तो इसका तर्ज जो है वो कुछ अलग सा है, मैं सुनता हूं, ठीक है। सुन लीजिए, हंसने का मौका बार बार मिलेगा। तो इसकी जो शीर्षक है वो है मैं सुनता हूं। एक व्यक्ति अपने बारे में बता रहा है, उसकी जो मनोस्थिति है उसके बारे में है कि मैं सुनता हूं अपने धूमिल नाम को, ढलती हुई शाम को, जिंदगी पर सालों से लगे पुण्य विराम को, मैं सुनता हूं, मैं सुनता हूं पिघलते हुए अहंकार को, अपनी खुदा की मार को, समक्ष खड़े पतझड़ के झरती हुई बहार को, मैं सुनता हूं, मैं सुनता हूं दुख में पड़े मीत को, संवेदनाओं के संगीत को, धीरे धीरे हार में बदलती हुई जीत को, मैं सुनता हूं, मैं सुनता हूं खामोश हुई चीख को, सरकारों की भीख को, जो ना मिले अब भी उसी वास्तविकता की सीख को, मैं सुनता हूं, मैं सुनता हूं घर में हुए किस्से को, उनमें बटे हिस्सों को, तुम्हारे हमारे रिश्ता नहीं कहते हुए इन शब्दों को, मैं सुनता हूं, मैं सुनता हूं खुद पे लगे दाग को मैं सुनता हूं खुद पे लगे दाग को, बुझती हुई आग को, एक सदी से हथेली के रूठे हुए भाग को, मैं सुनता हूं, मैं सुनता हूं घर में हुए अभाव को, अपने स्थिर स्वभाव को, कर्म का आलस्य से होते हुए लगाव को, मैं सुनता हूं, मैं सुनता हूं खत्म होते क्रोध को, दबते हुए विरोध को, स्वयं पर चलते हुए बंद होते शोध को, मैं सुनता हूं, मैं सुनता हूं बढ़ती हुई महंगाई को, बहनों की सगाई को, उधारों से दबे घर में आती हुई बधाई को, मैं सुनता हूं, धन्यवाद। मैं सुनता हूं मंदिर में अजान को, मस्जिद में भगवान को, मेरे इन बात से होते हुए हैरानों को, मैं सुनता हूं, मैं सुनता हूं नुक्कड़ की अलाव को, मुल्कों में चुनाव को, आपस में बटे हुए लोगों के हाव भाव को, मैं सुनता हूं,
मैं सुनता हूँ जीवन के आधार को, खुद पे टिके भार को। मैं सुनता हूँ जीवन के आधार को, खुद के टिके भार को, खुशियों के परिभाषित करते गाड़ी बंगले कार को। मैं सुनता हूँ, मैं सुनता हूँ छोड़े हुए वादों को, टूटे हुए इरादों को, जुड़ने की कोशिश में स्वयं आधे होते हुए वादों को। मैं सुनता हूँ, मैं सुनता हूँ आंखों में बसे ख्वाब को, चमकते हुए खिताब को, इजहार किए प्रेम का नहीं में मिलते जवाब को। मैं सुनता हूँ, मैं सुनता हूँ लहरों के बहाव को, उनमें छिपी छलाव को, कोशिश स्वयंतः बंद करते अपने हाथ पांव को। मैं सुनता हूँ, मैं सुनता हूँ सड़कों पे बिखरी जान को, दुनिया के अभिमान को, पतन हो गई से शुरू मानवता के उन्वान को। मैं सुनता हूँ, मैं सुनता हूँ डूबती हुई आशा को, आशा की परिभाषा को, जीवन में बस मिलती हुई दिलाशा को। मैं सुनता हूँ, मैं सुनता हूँ कविताओं में निहित आश को, बहुत कवियों को पाश को, फैले हुए आकाश को, संकीर्ण होते इतिहास को। मैं सुनता हूँ, आखिरी है कि मैं सुनता हूँ जाते हुए जनाजों को, उनमें बजते बाजों को, अचानक से मृत्यु के खुलते हुए दरवाजों को। मैं सुनता हूँ। मैम आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो संगीत जो था वो था थोड़ा सा अलग, मोटिवेटिंग, पर अब मोटिवेटिंग नहीं हुआ क्योंकि कविता हो गई है। एक गाना जो है वो टूटे हुए दिल के लिए, पुराने मूवी प्यासा 1952 मूवी का एक सॉन्ग है, सुपर हिट मूवी थी, आप लोगों को नहीं पता होगा। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला, हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। खुशियों की मंजिल ढूंढी तो गम की गर्द मिली, खुशियों की महफिल ढूंढी तो गम की गर्द मिली, चाहत के नगमे गाए तो आहें सर्द मिली, दिल के बोझ को दूना कर गया वो गम साज मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, जाने वो कैसे। धन्यवाद शुक्ला जी। बहुत शानदार। आपने सबके दिल में फिर से एक बार उम्मीद जगा दी है। अब और जोश के साथ हमारे युवा आगे बढ़ेंगे। अच्छा, अब मैं बस एक बहुत छोटा सा आप लोग का समय लूंगा, 1 मिनट का, एक छोटी सी कविता, उसके बाद पूरा समय सर को। सुनिए, एक सपना है कि सपने में एक शायर जो है उस सपना देख रहा है कि उसकी जो प्रेमिका है वो सपने में आती है, उसके घर सब रहते हैं, सब परिवार रहते हैं, और वो कुछ गुनगुनाता रहता है और वो पीछे से उसकी शायरियों को दोहराती रहती है, उसे होता है ना एक प्यार में छेड़ना। तो सुनिए वो क्या लिखता है कि मैं उस सपने को फिर जीना चाहता हूँ, मैं उस सपने को फिर जीना चाहता हूँ, मैं बस तुझे अपना बनाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ तुझे अपनी गजलें सुनाऊं, बैठ तेरे साथ मैं तेरे सपने सजाऊं, और मैं जब गीत पढ़ूं तो मुझे छेड़ा करे
पीछे से आ चुपके से मुझे पकड़ा करे और मुस्कुराया करे जब तुझे मैं देखा करूं, चुपके से इशारों में तुझसे मैं बातें करूं, और बना के दुल्हन जब तुझको ले आऊं, तस्वीरों से तेरी मैं दीवारें सजाऊं। बना के दुल्हन जब तुझको ले आऊं, तस्वीरों से तेरी मैं दीवारें सजाऊं। और ये चांद तारे तो तोड़ मैं सकता नहीं, ये चांद तारे तो तोड़ मैं सकता नहीं, झूठे वादे मैं तुझसे कर सकता नहीं। हां, इतना मैं तुझसे एक वफा करूंगा, बस तुझसे ही इश्क हर दफा करूंगा। और मेरी कविता में तू ही वो जरिया बनेगी, मेरी कविता में तू ही वो जरिया बनेगी। प्रेम की होगी वर्षा और तू दरिया बनेगी। और प्रेम का दिया जलेगा इस सीता के अंदर, प्रेम का दिया जलेगा इस सीता के अंदर। लांघना पड़े चाहे राम को फिर से समंदर, इस कृष्ण की लीला बस तुझसे ही होगी, और तू ही होगी राधा और तू ही रुक्मणी होगी, तू ही होगी राधा और तू ही रुक्मणी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। God bless you all. And today I got rare opportunity to understand divergence in your personality, right? Yes. And happy about ki you all are multi-talented people, right? And you should be. And if not, then you must develop over the period of time, right? Some divergence in your personality for पर्सनालिटी टेस्ट। पर्सनालिटी टेस्ट के लिए कुछ तो डाइवर्जेंस होना चाहिए पर्सनालिटी में, नहीं तो आप पूछेंगे मेरे से कि सर हॉबी क्या लिखूं। और अगर हॉबी लिख दिया है तो कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, है ना? तो होना चाहिए सम डाइवर्जेंस, सम एक्स्ट्रा करिकुलर एबिलिटीज, टैलेंट्स होना चाहिए। यस, सो आज से Look, रविंद्रनाथ टैगोर की एक स्टोरी है, उसमें मीटिंग एंड पार्टिंग आर द वेज ऑफ लाइफ। उनका एक स्टेटमेंट है, मीटिंग एंड पार्टिंग आर द वेज ऑफ लाइफ, पोस्ट मास्टर। और तो मेरे फादर साहब जब भी पूछा करते थे, मतलब वही ट्रेडिशनल फैमिली, और जब आप बोर्डिंग स्कूल में हॉस्टल में रहते वापस जाते तो पेरेंट्स का एक अप्रिसिएशन पाने का सोसाइटी में ये रहता है कि भाई मेरा बच्चा पढ़ता है, तो कभी भी 5 लोग अगर मिले तो चलो बताओ पोस्ट मास्टर स्टोरी। तो मैं अक्सर ये कहता, बिकॉज मैं उस बात को कभी एग्री नहीं किया कि मीटिंग एंड पार्टिंग आर द वेज ऑफ लाइफ। मेरे को ऐसा लगता है कि पार्टली भी मीट एंड पार्टली भी पार्ट, राइट? ऐसा कभी नहीं होता कि वी कंप्लीटली मीट एंड कंप्लीटली पार्ट। तो वही है, नाउ वी आर गोइंग टू पार्ट पार्टली, राइट, पार्शियली, राइट। एंड जैसा मैंने कहा था पहले भी इन इनिशियल क्लासेस ऑल्सो कि वंस यू कंप्लीट द सिलेबस योर रिवीजन स्टार्ट्स, राइट। तो अभी मेरे पॉइंट ऑफ व्यूज़ में भी अभी जो मैं बात करूंगा आपसे, सो दैट रिवीजन आई विल जस्ट ट्राई टू रिमाइंड यू what I suggested in orientation class. And I guess on orientation I left Delhi कि मेरे को जाना पड़ गया। एंड थैंक यू ऑल फॉर कीपिंग माई मोटिवेशन अप। प्राउडली मैं कहता भी हूँ, लोगों से शेयर भी करता हूँ, फैमिली मेम्बर से भी, कि देखो मतलब ऐसा रेयरली होता है कि आप इतने दिन के गैप में, इतने दिन का गैप रख देते हैं क्लासेस में, आप बाहर चले जाते हैं और स्टूडेंट्स आपका वेट करते हैं। तो इस मामले में पहले भी आई हैड बीन लकी, आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स हैविंग ट्रस्ट ऑन मी continuously many years, for 3 years, 4 years, 5 years. Rarely it happens. कभी कभार ऐसा होता है, क्योंकि अभी इतने सारे कोचिंग्स हैं, इतने इंस्टीट्यूशंस हैं, एंड आवर ओरिएंटेशन इज ऑल्सो फास्ट चेंजिंग. एवरी टाइम वी असाइन न्यू मीनिंग्स टू आवर एक्ट, न्यू ओरिएंटेशन, तो उसमें कंटिन्यूस नहीं रह पाता। लेकिन कई बच्चे
कई बच्चे पहले भी और अभी मैंने देखा, तो that was kind of very motivating thing for me. And despite huge loss, right, that loss cannot be compensated in this life. I will have to wait for next life. उसके बाद भी मतलब I kept my motivation up because of you, because you have trust in me. आपने ट्रस्ट किया, you did not drop out, did not discontinue, तो इसलिए मेरा भी मोटिवेशन अप रहा. उसके बाद भी कई बैचेज को मैं कंटिन्यूसली आई एम टीचिंग. सो इसके लिए तो लाइक आई विल थैंक यू ऑल, राइट. आई विश यू ऑल द बेस्ट. एंड यस, लास्टली देखो, डे 1 को भी मैंने कहा था कि आपका जो अभी स्टेटस है, you all are aspiring for IAS, right? Civil services. And via UPSC. UPSC will recommend you for this service. उसका काम क्या है कि आप UPSC जाएंगे, will get recommendation certificate from there, you will go to DOPT, and from DOPT you will be sent training. And UPSC ने क्या कर रखा है, some has set some syllabus, right? Has prescribed some syllabus, and syllabus related barrier, that is prelims, mains and personality test interview, right? तो आपका जो अटमस्ट फोकस होना चाहिए इस प्रोसेस में, वो यूपीएससी सिलेबस के ऊपर होना चाहिए, राइट? सिलेबस, यूपीएससी सिलेबस. एंड सिलेबस के ऊपर रीडिंग एंड लर्निंग इज ओनली वन एस्पेक्ट, नॉट द एब्सोल्यूट एस्पेक्ट. मेरा भी जो रोल है ये एब्सोल्यूट नहीं है, दिस इज रिलेटिव, and I have just contributed in building a knowledge matrix, right? Developing your personality with some sociological concepts, theories, facts, social facts, and some funda, some ways and methods, for studies as well as revisions and cracking this exam. Ki what all ways and methods you should adopt, while solving problem, while writing answers. ठीक है ना? लेकिन आपको इस पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होना है, इस बात को समझना है कि रीडिंग एंड लर्निंग इज ओनली वन एस्पेक्ट, नॉट द एब्सोल्यूट एस्पेक्ट. लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि व्हेन यू आर इन दिल्ली, पर्टिकुलरली एट ORN, एंड अगर आप दिल्ली में नहीं हो तो यू आर हाईली एक्सपोज्ड टू सोशल मीडिया, इंटरनेट चैनल्स, और हर जगह जो फोकस है, ओवर ऑब्सेशन है, वो किस बात के लिए है? नॉलेज, लर्निंग, रीडिंग, इसी बात के लिए है. कोई आपको ये नहीं बता रहा है कि दिस इज ओनली वन एस्पेक्ट, दिस इज नॉट द एब्सोल्यूट. रीडिंग, लर्निंग इज ओनली वन एस्पेक्ट, नॉट द एब्सोल्यूट एस्पेक्ट. इन एग्जाम यू विल नॉट हैव बुक्स टू रीड, यस और नो? नोट्स टू रीड. एग्जाम में नहीं होगा बुक्स और नोट्स, राइट? आपका माइंड, आपका अंडरस्टैंडिंग, आपका पर्सनालिटी, राइट? तो अपार्ट फ्रॉम, एंड व्हाट यू विल हैव टू डू, यू विल हैव टू थिंक एंड यू विल हैव टू राइट. यू विल हैव टू थिंक, you will have to recollect the concept theories and you will have to write, है ना? तो continuously after completion of syllabus, in place of new learnings, new readings, कि कुमार बुक डिपो पे गए, इस बुक डिपो कुछ बुक्स लेकर आए, नोट्स लेकर आए, इसकी जगह यू हैव टू थिंक, यू हैव टू ब्रेनस्टॉर्म, यू हैव टू थिंक ओवर द इशूज, यू हैव टू थिंक ओवर द टॉपिक्स अराउंड यू. इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. जो ये बात समझ जाता है ना, वो वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में, लाइक दे आर गेटिंग रिकमेंडेशंस, राइट?
आपको क्या लगता है कि एक साल के अंदर प्रदीप सिंह ने बहुत ज़्यादा नॉलेज एग्रीगेट कर लिया होगा? अरे लिमिटेशन है ना, माइंड का, ब्रेन का लिमिटेशन है, बहुत एग्रीगेट नहीं हो सकता, राइट? कई बार मेरे को ऐसा लगता है कि नहीं, इसमें ये भी मैं बता दूं, ये इंप्रेशन, जब ये बच्चे इंप्रेस हो जाएंगे, लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि नहीं, क्लास में इंप्रेस तो हो जाएंगे, क्योंकि सोशियोलॉजी का तो आप देखते हो कई बार मतलब बहुत माइक्रो लेवल पे डीप अंडरस्टैंडिंग वाली बातें आ जाती हैं, बट दोज आर नॉट दैट रेलिवेंट एक्चुअली इन एग्जाम। ब्रॉड कंटोर्स ही आप उधर रिकॉल कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना? एंड दिस अप्लाई फॉर ऑल, नॉट ओनली फॉर सोशियोलॉजी, कि यू हैव टू refer, read and learn through limited sources in syllabus, related to syllabus, limited sources को. You have to brainstorm regularly, you have to think regularly, you have to make your mind, your personality capable to think, capable to think. और वो काम जो क्राउड है, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स है, कहाँ करते हैं कि टेस्ट सीरीज में मैं टेस्ट ज्वाइन करूंगा और वहां पे मैं लिखूंगा, प्रैक्टिस करूंगा, उससे मेरी राइटिंग एबिलिटी बढ़ेगी। नो, ऐसा नहीं होता। 5 इयर्स तक कंटिन्यूसली लोग टेस्ट लिख रहे हैं और फिर भी मार्क्स नहीं आता, नहीं आता, है ना? रेगुलर ब्रेनस्टॉर्म। उस दिन आपका कोई कजन ब्रदर आए थे जो काफ़ी मतलब ही इज़ नॉट माई स्टूडेंट, लेकिन आई गेस कि 1 आवर का डिस्कशन हुआ, क्योंकि ही इज़ इन प्रॉब्लम में थे। 4th अटेम्प्ट या 5th अटेम्प्ट, सर 4th अटेम्प्ट, राइट? तो आपको लगता है कि 4th 4 अटेम्प्ट तक किसी ने कुछ मतलब कहीं कुछ लर्निंग में गैप रहा होगा? नहीं, नहीं। 4 years लॉन्ग पीरियड, यू नो, टू रीड एवरीथिंग अवेलेबल इन ORN, सब कुछ, कहीं ना कहीं गैप क्या है? परफॉर्मेंस, है ना? He is not able to convert his learning into performance, क्योंकि performance के लिए thinking is important, brainstorming is important, being reflective is important, being reflective is important, being reflective on the syllabic content, and trust me, you cannot reflect 100% in minimum time, जिस पे कि 7 minutes के अंदर एक प्रॉब्लम के ऊपर रिफ्लेक्शन करना है, you cannot reflect everything, right? You cannot reflect maximum, you can reflect only minimum, right? एक स्पान में आप रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम नहीं। लेकिन ओरिएंटेशन क्या होता है आपका रीडिंग एंड लर्निंग में? मैक्सिमम, मैक्सिमाइजेशन पे ओरिएंटेशन होता है। गेटिंग अ पॉइंट? आप रिलेटिव टर्म में टाइम एंड अगेन ऐसे कि थिंक इन रिलेटिव टर्म्स अबाउट रिलेटिव परफॉर्मेंस। लाइक एक थॉट का तरीका है कि 100 क्वेश्चन आई हैव टू डू इन प्रीलिम्स, और एक तरीका है कि टू क्रैक प्रीलिम्स आई नीड टू मेंटेन एफिकेसी ऑफ 50%, 50 to मैक्सिमम 60%। मेरा मैक्सिमम 60 क्वेश्चन होना चाहिए। गेटिंग योर पॉइंट? और एक है 100 क्वेश्चन। पहले ही माइंड में कि मुझे 100 क्वेश्चन करना है, 100 करना है, नहीं। इन कोर्स ऑफ टाइम यू हैव टू बी intelligent and smart enough, to do such calculations, right? कि मेरे को टॉपर बनने के लिए 1790 में 50% चाहिए। If I manage to get 50% of the marks total, I will be in top 100 list. Getting your point? तो absolute नहीं। प्रॉब्लम है कोचिंग का एक बिजनेस एस्पेक्ट है ना? और बिजनेस में मोर द प्रोडक्शन, मोर द सेल्स, मोर द प्रॉफिट, राइट? तो एक कंपटीशन मचा हुआ है ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देने का, ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स देने का। कोचिंग पहले क्लास में आपको पढ़ाता है जनरल स्टडीज़, फिर आपको प्रिस्क्राइब कर देता है लक्ष्मीकांत, फिर लिस्ट ऑफ बुक्स फॉर टेस्ट सीरीज। आप कोचिंग लें, उसका एक अलग लेटेंट फंक्शन होता है, लेकिन आपको बिल्कुल क्लियर रहना है कि मेरे को ये बुक्स नोट्स के साथ जस्टिस नहीं, मेरे को सिलेबस जस्टिस। जैसे सोशल जस्टिस है, सिलेबस जस्टिस, जस्टिस विद सिलेबस, राइट? मेरे को सिलेबस जस्टिस करना है, सिलेबस के साथ जस्टिस करना है, न कि मटेरियल के साथ, न कि कोचिंग के साथ, राइट? फ्रेंकली मैं एक बात को एक्सेप्ट करता हूँ
कभी भी मैं आज तक किसी को नहीं बोला और ना कभी मैं ये क्रेडिट लेने की कभी पब्लिक में आप मेरा एक ऑडियो एक वीडियो सुना होगा कि मैं कहता हूँ कि इस लड़के ने मेरे वजह से कर दिया एग्ज़ाम क्लियर। अभी तो ये ऑर्गेनाइज भी करने लग गए, चूँकि कंपल्सन होता है कि टॉक पर स्टॉक और समथिंग लाइक दैट। अदरवाइज पहले मैं वो भी नहीं, मेरे को ये लगता था कि मेरा जो काम है वो काम मैं कर रहा हूँ, रेस्ट ऑफ द काम स्टूडेंट्स को करना है, राइट। और स्टूडेंट का रोल इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम क्रैक कर रहा है उसमें एज अ टीचर आई एम कंट्रीब्यूटिंग पार्टली, राइट, नॉट एब्सोल्युटली, पार्टली कंट्रीब्यूट कर रहा हूं मैं। हाँ, लेकिन मैं स्टूडेंट को इनलाइटन करता हूं कि तुम्हें पार्ट कंट्रीब्यूशन ही कोचिंग एंड टीचर्स गाइड्स मेंटोर्स का लेना है। यू हैव टू बी योर ओन गाइड। एग्जाम में कौन गाइड करेगा? You have to be your own guide while solving the problem. प्रॉब्लम को सॉल्व करने के समय तो एब्सोल्युटली कभी भी कहीं भी आपका डिपेंडेंस ना हो, ना ओरिएंटेशन हो कि आप बिल्कुल एब्सोल्युटली ओरिएंटेड है कि ये मैंने एग्जाम ये 360 कर लिया, 340 390 कर लिया तो मेरा करंट अफेयर्स हो गया। नहीं, ऐसे नहीं सोचेंगे। वी विल बी वेरी कैलकुलेटिव कि हाँ 20 क्वेश्चन आ रहा है, फाइन, लाइक out of 20 maximum 10 questions, right। माइंड में ये होगा ही नहीं। दूसरा कि ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर रेफरिंग द सेम कंटेंट फॉर करंट अफेयर्स, सबके पास वही एक्सपोजिशन है, द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस से कंपाइल्ड कंटेंट का, इजंट इट। तो आपको उसमें कैलकुलेटिव होना है कि भाई अगर सभी लोग बराबर ही करेंगे तो कंपटीशन विल शिफ्ट समवेयर। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। मैं बार बार इसको रिपीट करता हूं कि अगर out of 20 questions related to current affairs, be that in prelims or mains, if all students are writing those answers in mains exam, doing those questions, right, then certainly competition तो कहीं shift करेगा ना। Competition will be decided on the basis of your performance in conventional areas, में तो आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है कन्वेंशनल एरियाज में। और ऐसे भी मैंने फर्स्ट क्लास को भी बोला था आपको कि यू हैव टू बी कॉन्स्टिट्यूशनली करेक्ट, लीगली करेक्ट, गवर्नमेंटली, हिस्टोरिकली, इकोनॉमिकली, ज्योग्राफिकली करेक्ट टू परफॉर्म एज एन IAS इन द फील्ड, है ना। आपको एक बेसिक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड करेक्टेडनेस होना है, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन का, गवर्नेंस का, राइट। तो ऐसा बिल्कुल नहीं कि हाँ मैं केवल ये करंट अफेयर्स करके इतना कर लूँगा, नहीं, मेरे को पूरा का पूरा कन्वेंशनल करना है, बेसिक्स करना है, मुझे एफिकेसी 50% का रखना है ना। और अगर नहीं हुआ तो कॉन्टेम्पलेट नहीं करना है, अपने को कन्विंस करना है कि इट इज़ बेटर टू फेल विथ लेसर नॉलेज देन पास विद द बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक नॉलेज टू परफॉर्म एन एग्जाम। गेटिंग योर पॉइंट। अगर आप पास हो भी गए लक बाई चांस और उधर जाके आप LBS में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, आप उधर ट्रेनिंग में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, तो वहाँ भी यू विल बी सन्टेड, एक्चुअली यू विल नॉट बी ट्रांसफर्ड इन डिस्ट्रिक्ट्स। आपका वहाँ भी ऑब्जर्वेशन होता है ना कि आप कितना एफिशिएंट है, और जितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग उतना अच्छा आपका एफिकेसी और परफॉर्मेंस इन फील्ड, राइट। तो ये सब थोड़ा ध्यान रखिए, है ना। मतलब इस क्राउड के बीच में अपने कंपटीशन को बनाए रखना और उसको इम्प्रोवाइज करना, ऑप्टिमाइज करना, दैट इज चैलेंजिंग टास्क एंड दैट यू ओनली कैन डू, नो वन कैन डू, राइट, फॉर यू। मैं नहीं कर सकता, है ना। मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, आगे भी गाइड करूँगा। आई टॉट यू सोशियोलॉजी, उसको मेंटेन करना आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड मैं पहले ही बोल रहा हूँ उसको 100% मेंटेन नहीं करना है। ओनली 62% क्वेश्चन यू हैव टू राइट, 62-63% क्वेश्चन एग्जाम में लिखना है सिलेबस का। पूरे सिलेबस से पेपर आएगा, ओनली 5 क्वेश्चन यू हैव टू आंसर, है ना। 5 क्वेश्चन का ही आंसर करना होता है ना, राइट। तो 100% सिलेबस के ऊपर बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग हो ये भी जरूरी नहीं है। आई हैव गिवन यू फंडा टू कोरिलेट, रिलेट, अप्लाई। कोई भी टॉपिक, नया टॉपिक आता है तो उसको कैसे स्ट्रक्चरली, सिस्टमेटिकली, थियोरेटिकली, कॉन्सेप्चुअली वी विल थिंक एंड विल ट्राई टू राइट समथिंग, है ना।
तो ऐसा करेंगे, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। और थोड़ा लाइफ स्टाइल में अपने डिसिप्लिन लाने की कोशिश करेंगे आप, ठीक है ना। और ज़रूरी नहीं है कि इस प्रिपरेशन में आप बिल्कुल असोशल हो जाएं, सोसाइटी से कट ऑफ नहीं। यू मस्ट थिंक ओवर द इशूज एंड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सोसाइटी, कॉन्स्टिट्यूशनली, पॉलिटिकली, हिस्टोरिकली, कल्चरली। आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करना चाहिए, आपको थॉट रहना चाहिए, है ना। बट यस, लाइक मोर रिलेटेड टू द सिलेबस, वो सारे इशूज चाहे वो पॉलिटिक्स के हो, इकोनॉमी के हो, वो सारे इशूज जो कि सिलेबस से रिलेट करता हुआ आपसे आपका हो, ठीक है ना, उसके ऊपर यू डू ब्रेनस्टॉर्मिंग, यू ट्राई टू थिंक सॉल्यूशंस, राइट। मतलब ऐसा होता है ना बहुत लोग का ओरिएंटेशन कि मैं फैमिली से कट ऑफ हो जाऊं, किनशिप से कट ऑफ हो जाऊं। नहीं, सोशियोलॉजी अगर ऑप्शन लिया है तो और नहीं कट ऑफ हो सकते। आपको समझना है, बात करते रहना है, समझना है, वहां से एग्जाम्पलिफिकेशन मिलेगा आपको, यू विल गेट एग्जाम्पल्स, राइट। तो ये भी जरूरी नहीं है, बट यस, क्राउड से अलग होना है। क्राउड से यू शुड ट्राई टू लाइक स्टैंड अपार्ट, जो क्राउड है। और वही चैलेंज भी है, वही चैलेंज है आज के समय में, स्टैंडिंग अपार्ट फ्रॉम द क्राउड इज चैलेंज, है ना, जिसके बीच में आप रह रहे हैं, राइट। तो वो कोशिश करिए। लाइफ स्टाइल में थोड़ा सा आपको रिस्ट्रेंट रखना चाहिए, है ना। लाइक मैं बार बार कहता हूँ कि कंटेंट मैनेजमेंट, राइट, इमोशन मैनेजमेंट। इमोशन से मेरा मैनेजमेंट होता है लाइकेडनेस, प्रेफरेंसेस, चॉइसेस। अभी आपका चॉइस, आपका लाइकेडनेस, प्रेफरेंस इस पे होना चाहिए, और इस पे इमोटिव ओरिएंटेशन होना चाहिए। इस पे थोड़ा इमोटिव ओरिएंटेशन, लर्निंग, और उसको मेंटेन करके रखने के लिए लाइकेडनेस, कि व्हाट आई एम लर्निंग, सो लर्न विथ लाइक जील हैप्पीनेस, हैप्पीनेस के साथ उसको लर्न करेंगे। इसको एक बोरिंग प्रोसेस नहीं बनाएंगे, इसको एक ऐसा प्रोसेस नहीं कि मैं जबरदस्ती काम कर रहा हूं, है ना। मतलब उस दिन भी मैंने क्लास में आपको बोला था कि जैसे वेटिंग फॉर आईएएस, यू हैव टू मेक इट अ रोमांटिक वेट एक्चुअली, है ना। रोमांटिक वेट आपको मतलब करना है आईएएस के लिए, जिसमें कि एक्साइटमेंट होता है। ऑलवेज मेंटेन सम एक्साइटमेंट की यस, आफ्टर गेटिंग इनटू आईएएस, आफ्टर गेटिंग इनटू आईएएस आपका चॉइसेस विल इनहेंस एक्चुअली, राइट। आप बिलीव नहीं करोगे, उससे ज़्यादा आपका चॉइसेस, राइट, इनहेंस होगा। विल बी एम्पावर्ड, राइट, सोशली, इकोनॉमिकली, कल्चरली, पॉलिटिकली, राइट। बहुत सडन ही चेंज होगा, सडन ही एम्पावरमेंट होगा। तो मतलब इसको एक प्रॉब्लम जैसा कि नहीं मुगल्स बहुत डिफिकल्ट, अरे ट्राई टू फाइंड आउट सम वेज, है ना, कुछ वेज निकालो, राइट। मैं बार बार कहता हूं कि इतने अननेसेसरी आप इतने 50-60 रिलेटिव्स का नाम याद रखते हो, इतने तो पूरे के पूरे पर्सनालिटीज नहीं होंगे मुगल पीरियड में इंपॉर्टेंट, मॉडर्न हिस्ट्री में मूवमेंट वाइज पर्सनालिटीज, राइट। कैसे याद नहीं रहेगा। यू हैव टू फाइंड आउट वेज, राइट, पर्सनलाइज्ड समथिंग, इंडिविजुअल, राइट। और ऑलवेज ट्राई टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द टेक्स्ट, कुछ भी मतलब फॉर्मली इनफॉर्मली ट्राई टू राइट, ट्राई टू एक्सट्रैक्ट, उसको बाहर करो, ताकि जो आपका लिखा हुआ हो, जिसको आप क्विकली रिवाइज कर सके। जरूरी नहीं है कि बिल्कुल एकदम प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में चीजें हो। स्टैंडर्डाइजेशन इज नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट। वी आर इन पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड एंड फ्लेक्सिबिलिटी इज देयर इन प्रोडक्शन, है ना। पोस्ट मॉडर्न में कस्टमाइजेशन आ गया है ना। अगर आपको याद होगा वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ में, इंडस्ट्रियल सोसाइटी में क्या था, स्टैंडर्डाइज्ड मैकेनाइजेशन, और आज के सोसाइटी में कस्टमाइजेशन, राइट। आप कस्टमाइज करो अपने लर्निंग्स को द वे यू कैन एफिशिएंटली रिकॉल, राइट। कोई स्टैंडर्डाइजेशन का जरूरत नहीं कि क्लास में इस तरीके से ऐसे, है ना। जो बेसिक फॉर्मेट है, जैसे मेन आंसर राइटिंग का इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, कंक्लूजन, मेन बॉडी के अकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ द कॉन्सेप्ट्स, थियोरेटिकल पॉइंट्स, लिमिटेशंस, एंड देन अप्रिशिएशन के साथ कंक्लूजन। तो कुछ फॉर्मेट होगा, लेकिन उसको मेंटेन करने का तरीका इंडिविजुअलाइज्ड होगा, है ना, इंडिविजुअल लेवल पे। सो दिस इज बस, और ज़्यादा कुछ नहीं।
syllabus related problems, and इसके ऊपर 50% efficiency से आपका knowledge, 50 to 60% maximum in optional, बाकी तो GS में 50% तक भी आप मेंटेन करते हो तो हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आप टेस्ट लिखते हो 50% मार्क्स आता है, बी हैप्पी। 40% आता है, ठीक है, थोड़ा रिवीजन बढ़ा दूंगा मैं, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं मैं कहीं नहीं हूँ, मैं कहीं नहीं हूँ, ऐसा नहीं, राइट। ये फीलर नहीं आना चाहिए, राइट। बहुत ज़्यादा जितना अब मैं इसके ऊपर, जैसे इसके ऊपर आपने मेरा चुनाव किया कि चलो सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं विकास रंजन पे रिलाई करूँगा, तो ट्राई टू रिलाई ऑन दैट, ट्राई टू रिलाई द नोट्स विच आई हैव डिस्कस्ड। और आपके क्लास में लाइक आई हैव ट्राइड टू डिक्टेट ऑल्सो, जो कि पहले कभी नहीं किया मैंने। पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ट्रांसफ़र कर देता था स्टूडेंट्स के ऊपर कि यू मेक नोट राइट एट होम, और आपने बहुत, आपके तो कई बार स्टूडेंट्स से नोट्स लेके मैंने फ़ोटो स्टेट कराए कुछ पुराने स्टूडेंट्स को शेयर करने के लिए, जिसने नोट्स नहीं बना पाया, कि ऐसे तुम बनाओ, इस तरीके से ऑर्गेनाइज करो, ठीक है ना। कहाँ भी जिस सोर्स से आपने जीएस पढ़ा, ट्राई टू रिलाई ऑन दैट, है ना, रिलाई करो उस पर, देखो कि कहाँ तक मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, 50% 60% तक हो रहा है, बी स्टेबल विद दैट, ठीक है ना। उसको बहुत ज़्यादा चेंज करने का, और ये, और दूसरा कि लाइक दिस इज जस्ट अ मीन्स ना, जो भी बुक्स है, नोट्स है, टीचर्स हैं, कोचिंग्स हैं, मीन्स हैं। अल्टीमेटली डे 1 को मैंने बताया था कि यू विल हैव टू डेवलप योर पर्सनैलिटी, यू विल हैव टू हैव सम लाइक डिफरेंशियल थॉट अंडरस्टैंडिंग, थोड़ा डिफरेंट थॉट एंड अंडरस्टैंडिंग तो होना ही चाहिए ना। एंड इफ़ यू हैव दैट देन बी हैप्पी। अगर इतना सोशियोलॉजी पढ़ने के बाद इफ़ यू आर एबल टू थिंक समथिंग डिफरेंटली देन अ कॉमनर ऑर्डिनरी पर्सन, देन बी हैप्पी। रियलाइज कि मेरा पर्सनैलिटी डेवलप हुआ है ना, मैंने कुछ लर्न किया है। एक साथ सब कुछ रिकॉल भी नहीं होगा, लेकिन इफ़ you are thinking differently from others on the topics, on the issues, on the subjects, be happy, right? So this is, so please keep romanticizing with your preparation. बहुत आज आप लोगों ने अच्छी अच्छी कविता सुनाई, right? कॉलेज डेज की याद दिला दी आपने, है ना। तो that romance with your studies, romance with your syllabus must continue, right? And you have to maintain that romantic weight also. अब इसके लिए वो वेट कैसा होता है, बस मान लो कि एक्साइटिंग वेट होता है ना। आई हैव एक्सपीरियंस्ड सो यू मस्ट हैव ट्रस्ट ऑन मी, कि जैसा वेटिंग फॉर योर पार्टनर इन पार्क, जिसमें कि 2 घंटे भी लेट हो जाए तो बोर्डम फील नहीं होता, है ना, वैसा ही एक्साइटिंग वेट फॉर IAS, फॉर प्रीलिम्स, फॉर मेंस आपको बना के रखना है, राइट। कि उसमें ऐसा नहीं कि अब मैं ये बोरिंग हो गया, और नहीं ये तो अरे बहुत डिफ़िकल्ट है, जियोमॉर्फोलॉजी समझ, अरे कुछ तो समझ में आएगा, फुल्ली नहीं आएगा, पार्टली समझ में आएगा, एंड पार्टली इज़ रिक्वायर्ड नॉट फुल्ली, है ना। तो बस एक्साइटमेंट होना चाहिए, हैप्पी कॉन्शियसनेस होना चाहिए, हैप्पीनेस होना चाहिए कि मैं जो भी लर्न कर रहा हूँ उसमें से आई विल ट्राई, कन्फ्यूजन होगा बट आई विल ट्राई टू मिनिमाइज, I will try to minimize the confusions, isn't it? Right? Maximize my understanding, right? So, okay, God bless you all, and we will meet after prelims. In between, जब भी आपके पास नंबर है मेरा, जब भी कोई प्रॉब्लम हो, डाउट्स हो, इशूज हो, you just text me, है ना। अगर मैं कॉल नहीं ले पाता, I will revert you back, ठीक है ना। कई बार 2 दिन बाद भी हो सकता है कि अगर उस दिन बहुत सारे मैसेज आ गए, आपका मिस हो गया, बट ऑन सैटरडे संडे फिर मैं स्क्रॉल करता हूँ। पूरा पिछले 10 डेज़ का स्क्रॉल किया तो 2-3 बच्चों को मैंने अभी कॉल किया आफ्टर 4 डेज़ 5 डेज़, तो ऐसा भी होता है, बट आई विल रिवर्ट बैक टू यू, राइट। एंड आफ्टर प्रीलिम्स विल मीट अगेन, आई विल गिव यू अ सेट ऑफ क्वेश्चनियर, राइट, कोर एरियाज, सेमी पेरिफेरल एंड पेरिफेरल। और इस बार भी आप चेक कर सकते हो, जैसे मैं कहता हूँ कि यू मस्ट चेक कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर
of test, prelims test and UPSC, तो you'll find कि hardly any question matches. जो टेस्ट पेपर्स अवेलेबल होते हैं हार्डली एनी क्वेश्चन मैचेज विद दैट ऑफ यूपीएससी. लेकिन वैसे मैं कहता हूँ कि जो मैं जो स्टूडेंट्स को देता हूँ कि दिस इज द कोर एरिया पे, और दैट इज ओनली फॉर क्लास स्टूडेंट्स, दैट विल नॉट फाइंड इन मार्केट, है ना. जो मेरे क्लास के स्टूडेंट्स हैं कि आफ्टर प्रीलिम्स यू विल गेट दैट जस्ट टू प्रायोरिटाइज योर रिविजन्स. और जो कोर एरिया है वहाँ से तो क्वेश्चन आने ही आने हैं, राइट. The core area which I will define on the basis of my analysis of the trend, है ना. फिर उसमें सेमी पेरिफेरल एरिया, कोर एरिया को यू हैव टू रिवाइज ट्वाइस थ्राइस, क्वाड्रपल, सेमी पेरिफेरल एरिया ट्वाइस. पेरिफेरल्स आर दोज एरियाज जो कि अगर आप रिवाइज नहीं भी करोगे तो रेफरिंग टू कोर एंड सेमी पेरिफेरल यू विल मैनेज टू आंसर, जो कि डिपेंडेंट टॉपिक्स हैं. जिसको आपने कोर पढ़ लिया, थिंकर्स कोर है ना. सम टॉपिक्स आर कोर. इफ यू हैव कंप्लीटेड तो फैमिली में या फिर सोशल चेंज ऐसे पेरिफेरल एरियाज हैं, विदाउट लास्ट टाइम रिवीजन ऑल्सो यू विल मैनेज टू डू, यू विल मैनेज टू सॉल्व एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू. ठीक है ना. तो आपको प्रायोरिटाइज करना है कि मेरे को कोर पे ज़्यादा फोकस करना है, जहाँ से कि 80 to 90% क्वेश्चन आने हैं. कोर एरिया जो मैं लिखूंगा, मतलब 62% लिखना है, 62 का 90% विल कम फ्रॉम कोर, राइट. वो रहता है ट्रेंड. अभी जितना मेरे को टाइम मिलेगा इस बीच में तो आई डू प्रिपेयर दैट, एंड दैट यू विल गेट आफ्टर प्रीलिम्स फॉर द रिवीजन. और उतना भी रिवाइज करके चले जाओगे सोशियोलॉजी में विल मैनेज. सिमिलरली यू हैव टू डू इन जीएस ऑल्सो, राइट. अभी जैसे ड्यूरिंग रिवीजन फॉर प्रीलिम्स आप क्या करोगे कि आप मार्क करते रहोगे कि दिस टॉपिक इज देयर इन मेंस एंड RM रिवीजन फॉर मेंस, रिवीजन फॉर मेंस. प्रीवियस ईयर मेंस का क्वेश्चन देख लो, प्रीवियस मेंस का सिलेबस इज देयर विथ यू. सो कीप मार्किंग एक कलर से कि फॉर दैट टॉपिक विल नॉट रेफर एनीथिंग डिफरेंट और एनीथिंग न्यू आफ्टर प्रीलिम्स. जैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट मेंस में भी आएगा, मॉडर्न हिस्ट्री मेंस में आएगा, ज्योग्राफी मेंस में आएगा, इकोनॉमिक्स मेंस में आएगा, इजंट इट, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस मेंस में आएगा. सो कीप मार्किंग द टॉपिक, राइट, कि प्रीलिम्स के बाद यू विल नॉट रिवाइज एनीथिंग न्यू, राइट. ओके, सी यू, गुड लक, गॉड ब्लेस यू ऑल. सो सॉन्ग, टाइम इज अप, नेक्स्ट बैच लेना है, फिर कभी गाना सुनाऊंगा आपको. और नहीं क्लास है, आज क्लास है 2 to 4 क्लास इज देयर. और अभी थोड़ा बैच फिनिश करने का भी प्रेशर है. सो कंटिन्यूसली नाउ आई विल टेक फॉर क्लासेस फॉर 15 days. 2 दिन का ब्रेक लिया, राइट. सो एनीवेज गाना गाएंगे, आप एक बार एग्जाम क्लियर करके आओ, राइट. राइट, यस. ओके. चलिए एक फोटो लेते हैं आप लोगों के साथ. आप आगे आ जाइए, बैठ जाइए.